तो वेलकम टू बायोलाइन स्टडी टूर। तो आज हमारा एक और नया टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम आप देख सकते हो, हाउ टू कैलकुलेट टीएम वैल्यू। तो टीएम दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर। सो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, इफ यू आर स्टडिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और एनी फील्ड दैट इज रिलेवेंट विद लाइफ साइंस, तो उसके अंदर जब भी आप डीएनए या तो जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर रहे हो, तब ये वैल्यू आपको स्टडी करने के लिए यूजफुल होती है। ये टीएम वैल्यू प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में भी बहुत यूजफुल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टीएम वैल्यू क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके दो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। टीएम वैल्यू के ऊपर कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं और इसका यूजेस क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं, मैं आपको लिख के सिखाता हूँ कि हमें क्या आज स्टडी करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टीएम वैल्यू, राइट। तो टीएम वैल्यू, टीएम का मीनिंग है मेल्टिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, तो आपने नाम देख के आपको पता चल गया कि मेल्टिंग की कुछ बात कर रहे हैं, बट टेम्परेचर, तो इतना टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर दैट required or minimum required to denaturate 50% of double stranded DNA, 50% of double stranded DNA into single stranded DNA, राइट। तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि टीएम वैल्यू, सिमिलरली नोन एज मेल्टिंग टेम्परेचर, इज द मिनिमम टेम्परेचर that help to help to break 50% of double stranded DNA into single stranded DNA। क्योंकि हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होती है, वन दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अनदर दैट इज एंटी पैरेलल 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आपने वाटसन एंड क्रिक का डीएनए स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, तो उसके अंदर आपको पता है कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अनदर इज एंटी पैरेलल 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और एक और चीज पता है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है, राइट, उसके अंदर हमें पता है कि क्या है, तो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या है, तो वो भी हमें पता है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर पता है न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या है, तो वो हमें पता है नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर। ये हमें पता है, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। शुगर आर ऑफ टू टाइप्स, शुगर ऑफ टू टाइप्स, उसके अंदर है राइबोस एंड दूसरा है डीऑक्सीराइबोस। तो डीएनए के अंदर कौन सा शुगर पता है, कौन सा प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, वेयर इज राइबोस दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए, राइट। तो ये सब चीजें हम डिटेल में भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे नाइट्रोजन बेसिस की। तो नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप की होती है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि नाइट्रोजन बेसिस जो नॉर्मली होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है प्यूरिन और दूसरा टाइप है उसका पायरिमिडिन। तो प्यूरिन है, उसके एग्जाम्पल है एडेन, कैपिटल में लगते हैं, ग्वानिन। और पिरिमिडिन है उसका साइटोसाइन, थायामाइन एंड यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए। और डीएनए के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज थायामाइन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि डीएनए के अंदर थायामाइन प्रेजेंट है, आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें पता है कि जो दो स्ट्रैंड्स है, राइट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर ये दोनों स्ट्रैंड्स है वो कैसी है, राइट, एंटी पैरेलल तो है ही, बट दूसरा कि हम ये भी बोल सकते हैं, हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड्स है वो कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है। टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, बट नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि ए कैन नॉट बाइंड विथ ए, राइट, टी कैन नॉट बाइंड विथ टी, सॉरी मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। ओके, T cannot bind with T, likewise G cannot bind with G, likewise C cannot bind with C, ये गलत है, राइट। प्यूरिन प्यूरिन cannot bind, likewise pyrimidine pyrimidine cannot bind, but yes
purine always bind with pyrimidine, purine always bind with pyrimidine, and pyrimidine always bind with purine, pyrimidine always bind with purine। उसका मीनिंग क्या हुआ कि आप दोनों स्ट्रैंड पे देखोगे तो A bind with T, T bind with A, G bind with C, likewise C bind with G। तो ये चीज हुआ कॉम्प्लीमेंट्री कि टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। प्यूरिन बाइंड विद pyrimidine, pyrimidine बाइंड विद प्यूरिन। लाइकवाइज ये वॉटसन एंड क्रिक का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक पोस्टुलेट्स है कि प्यूरिन कैन नॉट बाइंड विद प्यूरिन, प्यूरिन कैन नॉट बाइंड, pyrimidine cannot bind, but purine always bind with pyrimidine always bind with purine। दैट मीन्स वो कैसे कनेक्टेड है, तो हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनाइन और थायमाइन उसके बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। लाइकवाइज टी बाइंड विद ए विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, and G bind with C with triple hydrogen bond, likewise C bind with G with triple hydrogen bond। तो अब आपको पता चल गया कि ये दोनों बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड में से ब्रेक इजीली करना है तो हम किसको कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, राइट। तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है तो किसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, डबल बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ये हमें पता चल गया है। आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास दो स्ट्रैंड्स है, राइट, स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2, तो स्ट्रैंड 1 ऐसा सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ये एज्यूम कि उसके अंदर जीसी का अमाउंट रिच है, दैट मींस जीसी नंबर्स आर मोर, और यहाँ पे जीसी का अमाउंट कैसा है, लेस है, पुअर है, राइट। तो अगर जीसी का अमाउंट ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कैसा है, टीएम वैल्यू इज हाई, राइट। अगर जीसी का अमाउंट लेस है तो उसका टीएम वैल्यू कैसा है, टीएम वैल्यू लेस और लो, राइट। तो पहले तो ये हमें पता चल गया। अब दूसरा एक और चीज बात करते हैं कि हमने लास्ट टाइम एक ऐसा वीडियो डाला था कि हाउ टू काउंट जीसी परसेंटेज। तो अगर आपको कोई सेगमेंट दिया गया है, कोई सैंपल सीक्वेंस दिया है, तो सैंपल सीक्वेंस के हिसाब से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सैंपल सीक्वेंस ए हो सकती है, सैंपल सीक्वेंस बी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है, नॉन भी हो सकती है। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज जी प्लस सी वैल्यू कैलकुलेट करनी। कैसे करनी है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के बाद जिसका परसेंटेज जीसी ज्यादा है, राइट, वो उसका हम बोल सकते हैं उसको टीएम वैल्यू ज्यादा चाहिए, और जिसका परसेंटेज जीसी कम है उसको टीएम वैल्यू एज कम्पेयर टू अर्लियर वन कम चाहिए, राइट। तो ये चीज हुई बेसिक इंट्रोडक्शन की, राइट। तो सिंपली आपको पता चल गया होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड के अंदर, राइट। तो उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, राइट। सो दिस इज फॉर्मूला है, मैं पेन ले लेता हूँ। तो दो तरह के फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बट दोनों फॉर्मूला को यूज करने के लिए जो कंडीशंस है वो अलग अलग, दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ऐसा है जिसके अंदर अगर आपको कोई सैंपल सीक्वेंस दिया गया है और उसके अंदर लेस देन 14 न्यूक्लियोटाइड्स है, लेस देन 14 न्यूक्लियोटाइड्स, तो फॉर्मूला अलग है। और दूसरा एक फॉर्मूला है जिसके अंदर मोर देन 13 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो क्वेश्चंस के अंदर आपको जो सीक्वेंस दिया गया है वो सीक्वेंस के अंदर आप नाइट्रोजन बेसिस है तो वो कैलकुलेट कर लो। अगर लेस देन 14 है तो उसके लिए आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, राइट। और अगर मोर देन 13 न्यूक्लियोटाइड्स है तो उसके लिए आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट वी कैन यूज फॉर डीएनए सेगमेंट दैट हैज लेस देन 14 न्यूक्लियोटाइड्स। तो उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, टीएम इंटू ब्रैकेट ए प्लस टी मल्टीप्लाई 2 प्लस जी प्लस, या आप अपने नोट के अंदर भी ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, राइट, यहाँ पे ये आपको लिखना है कि आपको जो भी सेगमेंट दिया गया है उसके अंदर नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ टी कितना है, राइट। तो ए प्लस टी लिखना है, ए प्लस टी लिखना है, यहाँ पे प्लस करना है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है विथ 2। यहाँ पे नंबर ऑफ जी कितने हैं, नंबर ऑफ सी कितने हैं, उसका आपको प्लस करना है, दैट मल्टीप्लाई विथ 4। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू है, दोनों का प्लस करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ टीएम। बट ये टीएम वैल्यू है, ये फॉर्मूला है, वो आप किसके लिए यूज कर सकते हो, फर्स्ट केस के लिए दैट इज लेस देन 14 न्यूक्लियोटाइड्स।
अब दूसरा केस है सेकंड नंबर कि अगर आपको डीएनए सीक्वेंस दिया कि उसके अंदर मोर देन 13 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। वो फॉर्मूला थोड़ा लंबा है बट आप इजीली सीख सकते हो। Tm is equal to 64.9 plus 42 multiply G plus C minus 16.4 divide by A plus T plus G plus C, राइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपको पहले क्या करना है, 64.9 ये फॉर्मूला के अंदर ही दिया गया है। तो ये जो 64.9 है, राइट, तो ये 64.9 प्लस आपको 42 करना है मल्टीप्लाई विथ जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, राइट। 64.9 प्लस 42 मल्टीप्लाई विथ जी प्लस सी माइनस 16.4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ एडेनाइन प्लस नंबर ऑफ थायमाइन प्लस नंबर ऑफ गुआनिन प्लस नंबर ऑफ साइटोसिन। तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा आपको टीएम वैल्यू। किसके लिए? ऐसा डीएनए सेगमेंट जिसका अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, मोर देन 13 प्रेजेंट है। तो ये वैल्यू है, आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए आपको डीएनए सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस आपको पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो टीएम वैल्यू इन बोथ द केसेस। और एक चीज है कि कौन से फैक्टर है वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिस्ट बना रहा हूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीएम वैल्यू। आप नोट भी साथ में बना सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीएम वैल्यू। तो कौन से फैक्टर अफेक्ट है? तो पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि डीएनए लेंथ दैट इज मेजर अफेक्टिंग फैक्टर, क्योंकि शॉर्ट डीएनए सेगमेंट है, शॉर्ट है, राइट। तो उसको उसका टीएम वैल्यू है वो कैसा है, टीएम वैल्यू बहुत ही लो है। टीएम वैल्यू कैसा है, बहुत ही लो है। टीएम वैल्यू इज लो फॉर शॉर्ट, क्योंकि इजीली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, इजीली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट सकते हैं। टीएम वैल्यू इज लो। बट अगर डीएनए सेगमेंट है उसका वो लॉन्ग है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी उसका टीएम वैल्यू है वो कैसा है, टीएम वैल्यू इज हाई, राइट। इसी तरह दूसरा एक मेजर अफेक्टिंग फैक्टर है जीसी कंटेंट। तो जीसी हाई है वो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, बट मैंने आपको बता दिया कि जीसी कंटेंट इज हाई, टीएम वैल्यू इज हाई, जीसी कंटेंट इज लेस, टीएम वैल्यू इज लो, राइट। तीसरा एक अफेक्टिंग फैक्टर है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एज वी डिस्कस अर्लियर हमने दो बॉन्ड की बात की है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक तो डबल बॉन्ड है और दूसरा है ट्रिपल बॉन्ड। तो विच वन इज इजी टू ब्रेक? डबल बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक, वेरेज अगर दोनों बॉन्ड की बात करें तो वी कैन नॉट इजीली ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, राइट। तो अगर जीसी का अमाउंट ज्यादा है तो उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इफ जीसी कंटेंट हाई, ऑल इन ऑल दैट इज रिलेटेड टू, राइट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो अगर जीसी का कंटेंट ज्यादा है तो ट्रिपल बॉन्ड का अमाउंट ज्यादा है, और ट्रिपल बॉन्ड का अमाउंट ज्यादा है तो वी कैन नॉट इजीली ब्रेक इट एज कम्पेयर टू, we can say, double bond. One more affecting factor, that is pH. Likewise, another factor, that is temperature, right? And the last one, that is ionic strength. ये बहुत ही important है, आयोनिक स्ट्रेंथ नहीं बोलना है तो हम सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। स्पेशली सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन की जब भी हम बात करें तो सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हमारे माइंड के अंदर आता है Na+, और आप देख सकते हो कि सोडियम का प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज है वो इजीली किसके साथ इंटरेक्ट होता है, माइनस चार्ज के साथ। तो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन के अंदर। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वो डीएनए के अंदर है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो हमें पता है कि सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो इजीली अट्रैक्ट होता है नेगेटिव शुगर फॉस्फेट बैकबोन के साथ, राइट, जो ऑलरेडी डीएनए के अंदर है, राइट। तो अगर सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है, राइट, सोडियम अमाउंट इज हाई, तो आपको याद रख लेना है टीएम वैल्यू कैसी है, हाई, राइट। और अगर सोडियम का अमाउंट कम है, राइट, तो टीएम वैल्यू कैसी है, लो। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है।
राइट, कि कैसे सोडियम का अमाउंट है वो अफेक्ट करता है, राइट, टीएम वैल्यू पे, राइट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हम बोल सकें कि अगर सोडियम का अमाउंट हाई है तो टीएम वैल्यू इज हाई, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रक्चर को स्टेबल बना देगा, और ज़्यादा स्ट्रक्चर को टेबल स्टेबल बना देगा तो वी कैन नॉट इजीली ब्रेक इट। तो अगर हमें इजीली ब्रेक करना है, राइट, तो हमें उसके लिए ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर चाहिए। तो ये बात हुई फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग टेम्परेचर। और एक चीज़ है उसका यूजेस। तो यूजेस, हमें पता है कि अगर हमें मेल्टिंग टेम्परेचर पता चल गया तो हम टीएम वैल्यू को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो पहले मैं आपको बात कर दूं कि अभी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है, इन सिलिको स्टडी बहुत ही चल रहा है, या तो हम बोल सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। तो अभी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ऐसे ऑनलाइन टूल अवेलेबल है, राइट, एनसीवीए में भी अवेलेबल है और दूसरे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है, कि जिसके अंदर सिर्फ आपको नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ जी और नंबर ऑफ सी ऐड कर देना है। आपको कोई सीक्वेंस ऐड नहीं करना है। आपको अगर नंबर ऑफ एटीजीसी पता है तो डायरेक्टली आपको वो ऐड करना है, और डायरेक्टली वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको टीएम वैल्यू दे देगा, राइट। बट, राइट, तो ये हुआ अभी का जो रिसेंट हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो पहले हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता था, अब ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है बाय विच यू कैन इजीली कैलकुलेट टीएम वैल्यू, राइट। बट पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के अंदर हमें पता है 3 स्टेप्स है, डीनेचुरेशन, राइट। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, हमें पता है। डीनेचुरेशन के बाद आता है एनेलिंग, और एनेलिंग के बाद आता है एक्सटेंशन, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेप्स है, ये मैंने 3 स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। तो ये डीनेचुरेशन स्टेप्स है, उसमें जो 2 स्ट्रैंड्स होती है वो पहले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, वो पहले सेपरेट होती है। तो ये सेपरेट होने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए। तो ये टेम्परेचर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? इफ वी नो द टीएम वैल्यू, इफ वी नो द टीएम वैल्यू देन वी विल बी एबल टू ब्रेक द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीसीआर का फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। उसके अंदर अगर हमें टीएम वैल्यू पता है तो टीएम वैल्यू अगर हमें पता है तो हम इजीली डीनेचुरेशन स्टेप्स है उसके अंदर हम टेम्परेचर इजीली सेट करके हम उसको डीनेचुरेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा है क्यू पीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर। पीसीआर के बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने आगे वीडियो डाला है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर है, उसका बेसिक थियोरेटिकल डिस्कशन किया है। तो क्वांटिटेटिव पीसीआर में भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं बोलना है तो हम बोल सकते हैं फॉर सिलेक्टिंग, आप बुक में भी लिख सकते हो साथ, फॉर सिलेक्टिंग प्रोब मेल्टिंग टेम्परेचर। प्रोब, प्राइमर, प्रमोटर, ये सब मैंने आगे का वीडियो है, मैं प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ उसके अंदर भी मैंने डिस्कशन किया है फॉर सिलेक्टिंग प्रोब मेल्टिंग टेम्परेचर। और लास्ट उसका यूज है, इफ वी नो द टीएम वैल्यू देन वी कैन easily select primer melting temperature. So for selecting primer melting temperature, तो अगर आपको रेप्लिकेशन पता है तो रेप्लिकेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस किया गया है कि प्राइमर का रोल क्या है। तो ये बात हुई कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, राइट। उसके लिए बेसिक जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है वो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया। उसके साथ 2 डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्मूला है, 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला दैट वी कैन यूज फॉर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, दैट इज फॉर लेस देन 14 न्यूक्लियोटाइड्स एंड मोर देन 13 न्यूक्लियोटाइड। तो 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूला वी डिस्कस्ड। और उसके साथ मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया कि कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं टीएम वैल्यू पे। तो जब भी हम टीएम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, टीएम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखनी होती है। और उसके साथ हमने उसके यूजेस लास्ट में डिस्कस किए। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत ही काम आएगा। ये थर्ड ईयर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी पढ़ने को आता है और बायोटेक्नोलॉजी में भी आता है। तो ये वीडियो आपको आप अंडर ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपको मटेरियल बनाने के लिए भी हेल्प करेगा। और अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर नहीं है तो ये टीएम वैल्यूज का जो टॉपिक है वो आपको थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe my channel. Share with your colleagues, and thank you for giving your valuable time. Thank you very much.